चलो जो भी है, जिस भी बेच के हो, अपने को पढ़ने से मतलब है। चलो जैसा कि आप लोगों में से किसी ने बोला था कि हम एनसी डे स्टार्ट किए थे, तो फर्स्ट चैप्टर हमने माइनिंग मेथड किया था। ठीक है। और सेकंड चैप्टर हमने इन्वायरमेंट और वेंटिलेशन से रिलेटेड किया था, जो कि एनसी डे और प्लस हमारी कुछ थ्योरी देखी थी, है ना। अब थर्ड चैप्टर वैसे मैं मशीनरी करवाना चाह रहा था, लेकिन लोगों ने बोला कि जियोलॉजी कराइए, तो हम जियोलॉजी करेंगे। ठीक है, थर्ड चैप्टर हमारा जियोलॉजी का रहेगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा है नहीं, 60 क्वेश्चंस है, शायद 2 या 3 लेक्चर में हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं, आपको पता ही है कि केवल क्वेश्चंस नहीं बताता हूँ, क्योंकि बुक में अगर केवल क्वेश्चन करेंगे तो जिन लोगों को कुछ नहीं पता है उसको लिए बोरिंग क्लास हो जाएगा। इसलिए मैं पहले कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत थ्योरी बताया जाए, फिर उसके बाद में क्वेश्चनों पे कूदा जाए। क्वेश्चनों में भी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, फिर उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देखते हैं, और कुछ भी डायग्राम वीडियो वगैरह होगा तो वो भी कवर करेंगे। ठीक है, चलो ये तो रही क्लास की इंट्रोडक्शन, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बताइएगा। सर पीडीएफ अभी तक नहीं डाले हैं दिलीप जी, आज मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है। ओके, कुछ लोग एनएमडीसी के हैं, कुछ आरपीएससी के हैं। ओके, देखो, कभी भी कोई माइनिंग का एक्सप्लोरेशन करते हैं, एक होता है डायरेक्ट पेंट्रेशन, जो मैं शायद पिछले 1-2 क्लास में डिस्कशन कर रहा था, कि जैसे ये कोई अर्थ है ना, तो एक तो अर्थ का ये सरफेस गोला है ना, तो आप डायरेक्ट एक्सप्लोरेशन तो होता है कि आप सीधा ड्रिल मारे और गए, और ऐसा, तो ये डायरेक्ट पेंट्रेशन क्या होता है, रॉक मार्क्स हेल्प, मतलब आप ड्रिल किए, उसका कोर लिए, उसको बोल रहे हैं डायरेक्ट पेंट्रेशन, और उससे अपन कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। आपने ये बहुत सारे लैब वगैरह में किए होंगे, जब आप कॉलेज कर रहे होंगे, उसके टेस्टिंग वगैरह करते हैं। ये हो गया डायरेक्ट मेथड, है ना, जिसमें कोर आप बोर करते हो ड्रिल मशीन की तरह से, फिर उसको कोर को यूज करके उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी फाइंड आउट करते हो। ठीक है। और ये भी डिस्कशन कर लिए थे हम कि ड्रिल जो होता है वो बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं कर पाता है। ये जैसे इसके अलग अलग परतें होती है ना, क्रस्ट होती है, फिर मेंटल होती है, फिर इसके बाद आउटर कोर, इनर कोर, ऐसा होता है। तो ये जो क्रस्ट भी कुछ किलोमीटर का होता है, फिर ये कुछ हजार किलोमीटर का होता है। तो यहाँ पे ये केवल 8-10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर ही हम ड्रिल कर पाते हैं। उसके बाद में ड्रिल ऐसे बेंडिंग होने लग जाता है ना। और जो अंडरग्राउंड माइंस की बात करेंगे, ओपन कास्ट खोदते खोदते खोदते, तो ऐसा कभी किसी के दिमाग में आता है कि ऐसे खोद के इधर निकल जाएंगे, ऐसा भी नहीं हो पाता है, क्योंकि हम जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है ना। कौन काम करना चाहेगा भाई बहुत गहराई पे। तो ये भी शायद डीपेस्ट अंडरग्राउंड कितनी है आप सर्च करिएगा, बहुत ज्यादा नहीं है ना, कुछ किलोमीटर का ही है। तो वो भी मेथड नहीं। तो एक तो बाय बाय डायरेक्ट पेंट्रेशन से हम रॉक एक्सप्लोरेशन करते हैं। एक होता है, जैसे ये आप ड्रिल से मैं बता रहा था, आप बोले थे फोटो वगैरह थोड़ा इन्वॉल्व करिएगा, तो हम फोटो भी थोड़ा बहुत अटैच कर दिए हैं। तो ये ड्रिल से कोर, यहाँ पे सरफेस माइनिंग हो रहा है, ये अंडरग्राउंड माइनिंग हो रहा है। यहाँ पे ये रूप बोल्टिंग कर रहा है, देखो वायर मेश लगा है ऐसे, ये बोल्टिंग है, तो ये वायर मेश पे बोल्टिंग कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ से कोर रिकवर करके उसका टेस्टिंग वगैरह होगा। तो पहला पढ़े हम बाय डायरेक्ट पेंट्रेशन। एक होता है इनडायरेक्ट वाला, या उसको ये लोग जियो फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग भी बोलते हैं, इसको इनडायरेक्ट भी बोल सकते हो आप, या जियो फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग। इसमें कौन कौन सा होता है, इसमें क्या होता है कि आपको फिजिकल मेजरमेंट फ्रॉम द सरफेस विदाउट पेंट्रेशन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रैटा कैन बी एस्टिमेट, मतलब कि इसमें आप कोर डायरेक्ट पेंट्रेट नहीं कर रहे हो, और आप किसी रेज या सिस्मिक वेव वगैरह से फाइंड आउट करते हो। तो वैसे कौन कौन से है, एक तो मैं जो बोला था सिस्मिक वेव मेथड, सिस्मिक मतलब कभी अर्थक्वेक वगैरह आता है, या फिर देखो दिस मेथड इज बेसिकली द इलास्टिक प्रॉपर्टी and density of the rock. Seismic acceleration reflection होता है and refraction। देखो अच्छा,
अब ये देखो, जियो फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग है ना, एक तो होता है सिस्मिक मेथड, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल मेथड, थर्ड होता है ग्रेविटेशनल मेथड, और एक होता है मैग्नेटिक मेथड। ऐसे 4 प्रकार से आप जियो फिजिकल करते हैं। नाम थोड़ा बहुत याद रखिएगा, कभी पूछ ले तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, है ना। जो सिस्मिक वाले होता है वो जनरली किस बेस पे काम करता है, जो देखो कोई भी मेटल या कोई भी रॉक होगी ना, ये मान लो रॉक है, तो रॉक का कुछ इसका डेंसिटी होगा, होगा ना भाई। डेंसिटी तो जनरली होता ही है, हवा वगैरह का भी डेंसिटी होता है, तो रॉक का तो होना ही है डेंसिटी। तो डेंसिटी होता है और इलास्टिक प्रॉपर्टीज होता है, तो उसके बेस पे ये सेस्मिक वेव काम करता है। इसमें रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्लेक्शन होता है, तो उसके बेस पे काम करता है। थोड़ा देखेंगे अगर डिटेल से, अगर कुछ बता पाएंगे बाद में। तो एक होता है इलेक्ट्रिकल मेथड। इस इलेक्ट्रिकल मेथड में क्या होता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, इसमें वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड रेजिस्टेंस, ये इसका प्रिंसिपल है कि ये, तो आप शॉर्ट में लिख लो इसमें ईएमएफ और रेजिस्टेंस, और इसमें क्या था, डेंसिटी और इलास्टिसिटी। ठीक है, यहाँ स्पेलिंग है इलास्टिक की गलत है, ये वाला लेना ना। और ग्रेविटी वाला में क्या है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फॉलो करता है। ग्रेविटी वाला मेथड क्या किसको फॉलो करता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। इसमें भी वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, आपने न्यूटन्स लॉ तो पढ़े थे, उसमें एम जी लगता है, तो जी जो है वो ग्रेविटी, ग्रेविटी हो गया, एम है तो मास हो गया, तो मास में क्या होता है, डेंसिटी आता है। तो इसमें क्या बेसिक वेरिएशन जो होता है वो डेंसिटी होता है। ठीक है, ग्रेविटी वाला। एक मैग्नेटिक वाला होता है, तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है अलग अलग की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, आपको पता ही है, आयरन की होती है, आयरन की होती है, फिर मैग्नीशियम की होती है, इनकी सबकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, तो उसके बेस पे करते हैं। आप बस नाम याद रखो, थोड़ा बहुत प्रिंसिपल याद रखो, ठीक है, इतना बहुत ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आपको 4 मेथड बताए जियो फिजिकल में, सिस्मिक, इलेक्ट्रिकल, ग्रेविटी, मैग्नेटिक। सिस्मिक, इलेक्ट्रिकल, ग्रेविटी, मैग्नेटिक। सिस्मिक, इलेक्ट्रिकल, ग्रेविटी, मैग्नेटिक। बोलो वापस, सिस्मिक, इलेक्ट्रिकल, ग्रेविटी, मैग्नेटिक। सिस्मिक में क्या था, डेंसिटी ऑफ इलास्टिक। इलेक्ट्रिकल में क्या था, ईएमएफ और रेजिस्टेंस। ग्रेविटी में क्या था, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी। मैग्नेटिक में क्या था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, सिस्मिक, इलेक्ट्रिकल, ग्रेविटी और मैग्नेटिक। चलो थोड़ा देखते हैं, सिस्मिक वाला देखते हैं। तो यही चीज मैं बता रहा था कि आपका जैसे मान लो यहाँ अर्थक्वेक आया, ठीक है, यहाँ पे इसको फोकस पॉइंट बोलते हैं। ये सारी चीजें आप पढ़ोगे ज्योग्राफी में अगर काम की होगी, तो यहाँ पे उतना जरूरी लग नहीं रहा मेरे को। ठीक है, तो यहाँ से पी वेव एस वेव लगा निकलती है। अब यहाँ पे जाके अलग अलग जगह आप कलेक्ट करोगे ये वेव, है ना, और उसको चेक करोगे पी वेव एस वेव वगैरह, और उससे पता चलता है अंदर का कोर वगैरह कैसा क्या है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव इस तरह की होती है, इसमें देखो ये जो इनके पीक होते हैं इसको वेवलेंथ बोलते हैं। ये कुछ काम का लगा नहीं, छोड़ो। आरक्यूडी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद होना चाहिए, क्वेश्चन भी आते हैं इस पे। तो आरक्यूडी थोड़ा तो समझ लो, आरक्यूडी होता है क्या। आरक्यूडी होता है रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन। पहला तो है ना फुल फॉर्म याद रखना, किसी किसी एग्जाम में अगर सिंपल क्वेश्चन पूछना होगा तो सीधा फुल फॉर्म पूछ लेता है कि आरक्यूडी में क्यू क्या है ना। अब ये फर्स्ट क्लास, इवन फर्स्ट क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन अभी तक पूछे जाते हैं, है ना, जो माइनिंग का होता है। तो आपको थोड़ा फुल फॉर्म पे भी ध्यान देना। सब आरक्यूडी 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 बढ़ के जाता है, अब वहां पे रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन है, वहां पे रॉक क्वालिटी डिटर्मिनेशन बोल देगा, है ना, कुछ और बोल देगा। फिर आप बोलोगे यार डेजिग्नेशन था, डिटर्मिनेशन था, क्या था, डिस्टेंस था। तो ऐसे कंफ्यूज करता है। तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन। ठीक है, रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन, आरक्यूडी। अब आरक्यूडी होता क्या है, जैसे आपने कभी कोर कोर निकालोगे, ऐसे कोर कोर रहेगा, ठीक है। अब जब आप कोर निकालोगे तो क्या है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द कोर ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर टू द टोटल लेंथ ऑफ द कोर। जैसे आपने कोर निकाले ना ड्रिल से, तो बहुत बार क्या होता है, ये कोर जो है ब्रेक तो होगी ना, तो ये जैसे मान लो टुकड़ों में टूट गई,
ठीक है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो कोर है ना, अगर मान लो ये टोटल 100 थी, ठीक है, तो अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, कितना हो गया? 30 30 60 60, ये ज्यादा ही हो गया ना, ये 5 ही मान लो आप, 5 हो गया, और इसको आप 20 मान लो, तो ये हो गया। तो आरक्यूडी क्या होता है? आरक्यूडी क्या होता है? आपको वैसी कोर लेनी है जो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ी है। पहले तो देखना ये सेंटीमीटर में दिया है, एमएम में दिया है, वो भी ध्यान रखना। एमएम में दिया है तो आपको सेंटीमीटर में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ सेंटीमीटर देगा तो ही ठीक है, एमएम दिया है तो आपको कन्वर्ट करना रहेगा। तो 10 20 30, 30 20 50, 50 10 60, 60 5 65। तो यहाँ क्या है? सम ऑफ कोर ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल कोर। तो अपना 10 से बड़ा कितना था? 60। इनको अपन जोड़े टुकड़ों को तो कितना था? 65। और टोटल कोर कितनी है? 100। तो आरक्यूडी कितना हो जाएगा? इंटू 100, परसेंटेज में निकालना होता है, यहाँ पे भी इंटू 100, तो ये आ जाएगा 65%। तो ये आपका आरक्यूडी निकला, है ना। अब 65 कहाँ पे पड़ेगा? इसके बीच में। तो ये कौन सी कोर हो जाएगी आपकी? फेयर। वो किस टाइप की हो जाएगी? फेयर, है ना। तो 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 90, ये टेबल भी आपको याद होनी चाहिए। 0 25 25 50 50 75 75 90 90 100। देखो यहाँ तो सब में 25 25 का ही है, 25 25 25 25। थोड़ा यहाँ ध्यान लोग रखना है कि 10 का ही है, ठीक है। 25 25 25 50, 25 25 25, यहाँ पे भी 25 नहीं है ना, यहाँ पे कितना है? 15 ही है। यहाँ 15 है, यहाँ 10 है। 25 25 माइनिंग ज्ञान 25। एज इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जहां गेट माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, डीजेएमएस फर्स्ट क्लास, डीजेएमएस सेकंड क्लास, माइन मैट, ब्लास्टर जैसे सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। यदि आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो माइनिंग ज्ञान, और गेट के अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो माइनिंग ज्ञान 2.0 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर में इंडिया के टॉप क्लास फैकल्टी मेंबर्स डेली के लाइव क्लास कंडक्ट करते हैं, जिसका रिकॉर्डिंग हर क्लास के बाद आपको मिल जाया करता है। न सिर्फ लाइव क्लास बल्कि स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर में ही मिल जाता है। अलग अलग कोर्स के लिए माइनिंग ज्ञान का अलग अलग बुक भी अवेलेबल है, जो आपको कोरियर के माध्यम से भेजा जाता है। मतलब आपको आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जिन भी चीजों की जरूरत पड़ती है सब कुछ माइनिंग ज्ञान ऐप के अंदर मिल जाता है। तो आप भी यदि माइनिंग ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं और माइनिंग ज्ञान से जुड़ करके अपने प्रिपरेशन को बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन देना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए माइनिंग ज्ञान ऐप को गेट एग्जाम की तैयारी के लिए, जबकि माइनिंग ज्ञान 2.0 ऐप को गेट के अलावा बाकी सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। 25 25 25 25 15 10, ऐसे याद रख लो। अब कैसे याद रखो? 25 25 25 50 75 90 100, 25 50 75 90 100, 25 50 75 90 100, ठीक है। तो ये आरक्यूडी होता है। अब थोड़ा दिखाने में ऐसा दिखा देते हैं, लोगों को दिखाना अच्छा लगता है। तो ये अपनी 100 की कोर थी, ये टुकड़े हैं, ये पहला टुकड़ा 25 75 का है, दूसरा 15 का है, तीसरा मान लो 0 का है, और चौथा 10 का है, 17 का है। तो ये से अलग अलग टुकड़े हैं। तो क्या बोला मैंने? 10 सेंटीमीटर से ज्यादा। तो 25 35 15 50, 50 60, 60 70 67। तो 67 डिवाइडेड बाय 100 कितना गया? 67%। तो ये कौन सी रेंज में पड़ेगा? अपना क्या रहे, अपन याद रहना ना, टापना थोड़ी। 25 25 25 15 10, ठीक है। 0 25 25 50 50 75 75 90 और 90 100। तो ये कौन कौन सी थी? वेरी पुअर, वेरी पुअर से स्टार्ट करो। वेरी पुअर, पुअर, गुड, और भी था, अच्छा फेयर था। फेयर, गुड और वेरी या एक्सीलेंट, ठीक है। वेरी पुअर, पुअर, फेयर, गुड, एक्सीलेंट।
वेरी पुअर, पुअर, फेयर, गुड, एक्सीलेंट। तो अपना रेंज क्या है 67, 67 इस रेंज में आएगा। तो ये अपनी रॉक क्या किस टाइप की होगी, फेयर टाइप की। ठीक है, ओके। आरक्यूटी थोड़ा याद रखिएगा, आते हैं इस पे क्वेश्चन। अभी तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, फिर वरना आगे चलते हैं। हाँ हाँ ब्रिज गोपाल जी, कोशिश करेंगे कि सारे के सारे ऑप्शन डिस्कशन किया जाए। ठीक है, पीडीएफ अपलोड कर ही देंगे। और कोर ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर विल कैन कम इन टू काउंट। बिल्कुल ठीक बोले हो आप रमेश जी। ओके चलो। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है यार। फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अब आप जो भी जैसे ये कोई रॉक लिया आपने, है ना, कोई भी रॉक हो, मार्बल हो, सैंडस्टोन, कोई भी रॉक हो, है ना। अब ये जो रॉक है इसकी कुछ फिजिकल, केमिकल तो होगी, फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी होगी, फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी। हम 6-7 प्रकार की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। देखो, पहली पढ़ेंगे यूनिट वेट, दूसरी स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिर वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, परमेबिलिटी, और एनिस्ट्रोपी, आइसोट्रोपी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रेन एनर्जी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइजन्स रेशियो, यूनिट वॉल्यूम, और इलास्टिक कांस्टेंट, डिफॉर्मेशन, हार्डनेस। तो इतनी 19 प्रॉपर्टी है, वो सारी की सारी हम धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे नोट्स आपको एक ही गोरे के ही है, उसी से उठाए हुए हैं, है ना। थ्योरी पोर्शन उसी का है। ठीक है, तो मैं सोचा कि थोड़ा उसका इन्वॉल्व कर लेंगे तो आपके एक साथ 2 किताबें थोड़ी बहुत चलती रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन इसके हो जाएंगे, थ्योरी थोड़ी उसकी हो जाएगी। अच्छा, यूनिट वेट क्या होता है? देखो, कोई भी वेट, जैसे ये कोई कोई ब्लॉक लिया आपने, है ना, ये क्यूबिकल है ऐसा वाला, ऐसा कोई रॉक लिया आपने। तो ये रॉक जो होगी, इसको आप जब कांटे पे तोलोगे, इसका वेट करोगे, तो इसका कुछ वेट आएगा ना, 2 किलो, 5 किलो। तो ऐसे कुछ वेट है इसका। ठीक है, मान लो इसका 5 kg है, ऐसा कुछ वजन आएगा। ठीक है, समझे। और एक उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम समझ में आ रहा है? वॉल्यूम तो हम डिस्कस किए थे और सारे एक जगह देखे ही थे कि वॉल्यूम एक इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, एक उसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है इसका? भुजा क्यू। ठीक है, हार्ट ओवर सर। हेलो, हेलो। हाँ, कर तो सब में दिया था मैं, जितने थे सारे में कर दिया। अच्छा, तो क्या करना है? ठीक, ठीक है। तो ये जैसे इसका कुछ मास होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, तो इसी को आप यूनिट वेट बोलते हो। क्या यूनिट वेट मतलब? यूनिट वेट क्या बोलोगे कि वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? W/V से। एक एक गोरे में थोड़ा बहुत इन क्वेश्चनों पे, इन पे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा याद रखिएगा, थोड़ा इजी हो। अगर मान लो सॉलिड है, अगर वेट ऑफ सॉलिड मतलब ये सॉलिड, देखो कोई भी एक रॉक होगा ना, इसमें कुछ छेद होंगे,
जिसको हम पोर बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें। तो अगर मान लो सॉलिड का वजन, ये जो छेद है इसमें कभी कभी पानी भरा होता है ना भाई। तो इसमें क्या होता है, टू टाइप ऑफ द यूनिट वेट निकालोगे आप। एक होता है यूनिट वेट डब्ल्यू ड्राई, अगर ड्राई निकालना है बिल्कुल सुखा के, तो आपका वो हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है। अगर मान लो उसमें पानी वानी भरा हुआ है, थोड़ा सेचुरेटेड है, तो उसमें क्या वेट निकलेगा, तो वेट ऑफ वाटर, मतलब सॉलिड माइनस वाटर करो या कैसे करके, वो ये वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये आपकी यूनिट वेट ऑफ वाटर निकल जाएगा ऐसे। तो ये फॉर्मूले हैं, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। दूसरा क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड। आपको ग्रेविटी तो सब पढ़ते ही हैं, ग्रेविटी, स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्पेसिफिक, एक देखो दो चीज होती है, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ते हैं अपन, एक होता है ग्रेविटी। ग्रेविटी तो आप जानते ही हो, जो गुरुत्वाकर्षण वाली जी। ठीक है। एक आप डेंसिटी पढ़ते हो, डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। अरे यार थोड़ा तिरछा हो रहा है क्या, थोड़ा सीधा लिखता हूँ वरना लोग। तो एक होती है ग्रेविटी, ठीक है, एक होती है डेंसिटी। डेंसिटी क्या था, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है। एक होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, अगर मान लो कोई मास ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, ये उसकी क्या होगी, डेंसिटी। तो मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर आप जब करते हो तो उसको बोलते हैं अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है। और ये पूछा जाता है बहुत बार, कन्वर्ट करके स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ लेगा या स्पेसिफिक ग्रेविटी देगा, वाटर की आपको पता ही रहती है, उसको मल्टीप्लाई करके आप सॉलिड का ग्रेविटी निकालते हो, तो इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, एनी मटेरियल इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर के साथ जो उसका रेशियो निकल के आता है उसी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल रहे हैं। ठीक है। वॉइड रेशियो, एक वॉइड रेशियो होता है। वॉइड रेशियो क्या होता है, देखो कोई भी आप, जैसे ये रॉक है ना, तो इसमें मैं बता रहा था कि आपको कुछ छोटे छोटे छिद्र होंगे जो आपको कभी आंखों से दिखेंगे कभी नहीं दिखेंगे, है ना। तो ये जो छिद्र होते हैं इसको हम बोलते हैं वॉइड। ठीक है। तो आपको जो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड, जितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा, उसमें अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड करोगे, मतलब जितना सॉलिड, मतलब कि जो वॉइड में पानी वानी भर के आप उसका वेट अलग से कैलकुलेट कर लोगे, टोटल का खाली का ऐसा करके वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप, मान लोगे वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैसे निकालोगे, टोटल भर के सेचुरेट कर दिया मान लो, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ टोटल मान लो आपने निकाल दिया, पानी वानी भर पूरा के इसको डुबो के पूरा निकाला, तो उसमें क्या क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर रहेगा। ठीक है, पानी भर के वो टोटल मान लो वॉल्यूम ऑफ टोटल। अब उसमें एक बार इसको सुखा के, मतलब इसको बिल्कुल टेम्परेचर पर रख रुका के 40 डिग्री पे 2-3 दिन रख रुका के सुखा के, इसमें कुछ भी वाटर नहीं बचा, तो उसमें क्या बचेगा, केवल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बचेगा। तो उससे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो इससे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो इससे सॉलिड कट जाएगा, तो इससे वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम वाटर, तो इससे वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज आल्सो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ऐसे कुछ करके निकालते हैं आप। ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं वॉइड रेशियो। ठीक है। ये चीज समझ आई। पांचवी प्रॉपर्टी होती है पोरोसिटी। पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में थोड़ा कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहां पे नीचे क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है। और यहां पे क्या आता है,
टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर वॉइड वॉइड रेशियो पूछे तो वो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर मान लो वो पोरोसिटी पूछे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल। और इसको क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम बाय वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड या वाटर वाटेवर। अगर मैं इसको ई बोल दूं, इसको ई बोल दूं तो ये तो ई हो गया, और ये दोनों को अगर जोड़ दूं तो ये तो 1 हो गया ना, 100% रहता है, तो ये ई, तो इनटू 100 भी कर सकते हो। ये 100, ये पोरोसिटी निकालने का एक अलग से तरीका है। यहां तक कुछ दिक्कत है? तो ये तो हम परिभाषित कर ही रखा है कि वॉल्यूम वॉइड वॉल्यूम ऑफ वॉइड वी इज टोटल वॉल्यूम। अब जो भी पूछे वो आप बता सकते हो। अगर वाटर का पूछे, वाटर अगर केवल वाटर भरी है, ये जो आपका बक्सा है या पत्थर है, रॉक है, इसमें अगर छिद्र में पूरा वाटर ही वाटर फील्ड है तो उसमें क्या निकलेगा, VW। अगर उसमें एयर भरी है, पूरे में एयर भरी है, इसमें अगर मान लो कोई हाइड्रोजन या कुछ गैस भरी है तो उसको बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर। तो जैसा रेशियो पूछे वैसा निकाल के कर सकते हैं ना, और वे वैसा डिफाइंड हो जाएगा, ये होगी पोरोसिटी। तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, देखो ये वापस अगर मान लो कोई दो बॉक्स दिया है, इसमें पूछ ले कि इनमें से पोरोसिटी किसकी ज्यादा है, तो ज्यादा छेद, देखो अपना पोरोसिटी क्या था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल। ठीक है, तो इसमें क्या है, जितना वॉइड आपके ज्यादा होंगे उतना पोरोसिटी कम हो जाएगा। इसमें क्या है, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ो, तो टोटल कम हो जाएगा। नहीं यार, कुछ ज्यादा बता रहा हूँ, कुछ गलत बता रहा हूँ यहाँ पे, रुको। ये ऐसा डिफाइंड रहता है, देखो इसमें तो जो मैं बता रहा था उसमें तो वापस नीचे भी तो वही कंपोनेंट आएगा, सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, तो टोटल दिक्कत करना चाहिए, तो वो वाला लॉजिक नहीं लग रहा है आप। यहाँ ये कह रहा है कि जितना पोरोसिटी, पोरोसिटी होती क्या है, आपको पोरोसिटी समझ में आनी चाहिए। पोरोसिटी क्या होती है किसी भी रोग की, या कुछ चीजें छूटी हुई है यार। छोड़ो इस एग्जाम्पल को, छोड़ो यार, फालतू कंफ्यूज कर रहा है। आपको दो चीज याद रखनी है, वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। पोरोसिटी क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, इससे याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ देता है पोरोसिटी क्या है। तो पोरोसिटी अगर डायरेक्ट, या पोरोसिटी डायरेक्ट पूछ दे तो क्या, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल। अब आते हैं डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में पूछ देता है। डेंसिटी, डेंसिटी क्या क्या होती है, डेंसिटी वैसे मैंने टर्मिनोलॉजी सिंपल बताया, मास बाय वॉल्यूम, ये तो बताया है मैंने। तो ये तो याद रख ही सकते हो कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रॉक, मास, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, है ना। लिखने की टर्म में ऐसा लिखा जाता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बट डेंसिटी भी अब तीन प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक तो ड्राई प्रकार की निकालोगे, फिर एक बल्क डेंसिटी निकालोगे, और एक सेचुरेटेड वाली निकालोगे। तो तीन प्रकार की डेंसिटी होती है, कौन सी, ड्राई बल्क सेचुरेटेड, ड्राई बल्क सेचुरेटेड, ड्राई बल्क सेचुरेटेड। अब बताओ ड्राई क्या होगी। देखो मान लो ये आपका रॉक है ना,
तो इसमें ऐसे छेद होंगे, पोर, इनको पोर बोलते हैं, वो वॉइड बोलते हैं, जैसा आपको टर्मिनोलॉजी ठीक लगे। तो अगर ड्राई डेंसिटी क्या बोलेंगे, अगर मान लो ये कंप्लीटली ये जो वॉइड है ना अपने, ये कंप्लीटली इम्पिटी है, कंप्लीटली ड्राई, ठीक है। इसमें ड्राई मतलब पानी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल पानी नहीं है, एक बूंद भी पानी नहीं है। आपने मतलब रोक लिया उसको 4-5 दिन तक 50 डिग्री 100 डिग्री टेम्परेचर पर रखा तो उसमें पानी भी नहीं रहेगा ना भाई, तो वैसा सूखा हुआ है। तो अगर वैसा वाला मास हो, मास बाई वॉल्यूम हो, तो उसको बोलते हैं ड्राई डेंसिटी, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत पानी हो, मान लो ऊपर वाले पूरे सूखे हो, नीचे वाले में पानी हो, तो इस वाले में क्या हो गया, पार्शियली पानी है पार्शियली एयर है। तो इस प्रकार की डेंसिटी को क्या बोलेंगे, बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी में क्या होगा, सम वाटर सम एयर, ठीक है। एक होता है, ये हो गया बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी। एक हो गया सेचुरेटेड, एक होता है सेचुरेटेड डेंसिटी। सेचुरेटेड डेंसिटी क्या होती है, जिसमें अगर पूरा का पूरा ये सारे के सारे पोल्स पूरे के पूरे पानी में भरे हैं, फुल सेचुरेटेड मतलब फुल्ली तृप्त है, इसमें और कुछ पानी चाहिए ही नहीं, तो उसको बोलते हैं सेचुरेटेड। अगर उसमें फिल्ड विथ कंप्लीटली वाटर डिवाइड बाय जो भी, तो इसको बोलते हैं सेचुरेटेड। 3 प्रकार की डेंसिटी होगी, ड्राई, बल्क, सेचुरेटेड। ड्राई, बल्क, सेचुरेटेड। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया है, ये याद रखना है या आपको आना चाहिए कैसे ड्राई डेंसिटी से बल्क डेंसिटी निकालोगे आप, कि बल्क डेंसिटी गामा वाई, देखो डेंसिटी को इन्होंने, मैंने ये लिया है, इन्होंने ये लिया है, तो वही जो ये लिए वो भी ले सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। वाई तो रो ऑफ ड्राई, तो उसमें क्या होगा, बल्क बाई 1+m। चलो आते हैं मॉइस्चर पे। देखो मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकालोगे, वही सेम बल्क डेंसिटी टाइप ही है, बट वहां अलग रख रहे थे, यहाँ वेट रख रहे हैं, वहां मास रख रहे थे, है ना। तो अगर मान लो आपका सैंपल है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है वो निकालना हो, तो वेट 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 ऑफ वाटर, पानी का वेट कितना है उसमें, वेट ऑफ सैंपल। ये मॉइस्चर कंटेंट ऐसा निकाला जाता है कि वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सैंपल। यहाँ सैंपल है ना, इसको कंफ्यूजन मत कर लेना, सॉलिड मत कर लेना, वेट ऑफ सॉलिड मत कर देना, ठीक है। ये कंफ्यूजन होते हैं ये वाले, जब भी क्वेश्चंस करोगे तो होते हैं क्वेश्चंस। एक होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होती है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होती है, इसमें देखो वॉल्यूम आ जाता है, यहां पे वेट था, यहां पे मास था,
तीनों में डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा। यहाँ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, किसी भी रॉक का वॉल्यूम होगा ना, कुछ कितना जगह घेर रहा हो, उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ सेचुरेशन। सेचुरेशन मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो एक एक आपकी ग्लास है, ठीक है, इसमें 5 लीटर पानी माता है, ठीक है, अभी 2 लीटर पानी माया है, तो ये इसका डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो गया, पानी कितना भरा हुआ है डिवाइडेड बाय वॉइड कितना बचा है 3, मतलब अब 3 लीटर और मा सकता है, 2 लीटर आ चुका है तो 2/3 ऐसा होगा कि खाली कितना है भर कितना गया, उसी को बोलते हैं कितना सेचुरेटेड हुआ है, ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो ये डिग्री ऑफ सेचुरेशन आप जब बारिश वगैरह कैलकुलेट करते हो तब भी काम में आता है। तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब कितना वाटर का वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय अब कितना खाली बच गया है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, या वॉल्यूम ऑफ वॉइड मतलब टोटल वॉल्यूम कितना है वॉइड का, मतलब कि टोटल खाली कितना था, यहाँ पे मैं गलत किया हूँ, ये 5 आएगा, टोटल खाली कितना था 5, टोटल कितना आ सकता था 5 लीटर, आया कितना है 2 लीटर, तो 2/5। ये इसमें के लिए पर्याप्त नहीं है, बट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ ऐसा, वरना वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना है, ठीक है। तो यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, वरना फिर थोड़ा आगे चले। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेट एंड डेंसिटी? उसमें और भी टॉपिक्स हैं। अच्छा रमेश जी, मैं समझ गया हूँ, आप बोल रहे हो कि वॉल्यूम ऑफ द टोटल हमेशा सेम रहेगा, इसलिए पोरोसिटी कैसी रहेगी उस पे कुछ बोलना चाह रहे हो। ये मैं डाउट कल क्लियर कर दूंगा, मेरा थोड़ा दिमाग से ये डायग्राम में कहीं से लाया था, उसके बारे में कुछ समझाना था, मैं वो थोड़ा स्किप हो गया, इसके बारे में कल वापस चर्चा कर लेंगे अपन, ठीक है, पोरोसिटी के बारे में कल फिर से चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और आरपीएससी का सिलेबस को देख लीजिए, क्योंकि उसमें और भी टॉपिक्स है। अच्छा, ठीक है भाई, देख लूंगा मैं, कोशिश करूंगा कि आपके आरपीएससी में थोड़ा कवर फायदा ही मिले, अगर इस क्लास से नुकसान ना हो, फायदा ही मिले। एनसी डे तो हम पूरा पूरा कराएंगे ही, उसके अलावा आपको जो भी एक्स्ट्रा चीजें बता सके एनसी डे के अलावा, जो आपके आरपीएससी के सिलेबस को थोड़ा देख के उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा कवर करा लेंगे, ठीक है। चलो एक होता है परमेबिलिटी। देखो परमेबिलिटी क्या होती है, जैसे मान लो ये रॉक है आपकी, ठीक है, ये आपकी रॉक है, इसमें छेद होंगे, तो अगर आप पानी ऊपर गिराओगे तो धीरे धीरे नीचे आएगा ना। जैसे एक स्पंज लिया आपने, स्पंज में आपने पानी ऊपर डाला, पानी नीचे तो आता है, कपड़ा लिया तो कपड़े पे भी ऊपर पानी डालोगे नीचे आएगा। तो जो इस कपड़े को पास करने की एबिलिटी हो रही है इसको, तो इसी को परमेबिलिटी बोलते हैं। परमेबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ द पोरस मटेरियल टू अलाउ द लिक्विड टू पास थ्रू इट। पोर्स मतलब इनके छेदों से एक ऊपर से नीचे आने में अलाउ करता है, उसी को परमेबिलिटी कहते हैं। परमेबिलिटी में कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। परमेबिलिटी होती क्या है, उसका फॉर्मूला याद रखो, के आई ए, के आई ए, के आई ए, जहां के क्या है, के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। आई क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। और ए क्या है,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। के आई ए समझ में आया, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। आई आई क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। के आई ए इज अ परमेबिलिटी। इसको दूसरा नाम याद रखिएगा, ये क्या है, डार्की लॉ, डार्कीज लॉ, डार्कीज लॉ पूछ ले तो पता होना चाहिए, डार्कीज लॉ। अगली प्रॉपर्टी है एनिस्ट्रोपी और आइसोट्रोपी। एनिस्ट्रोपी और आइसोट्रोपी, एनिस्ट्रोपी और आइसोट्रोपी। देखो आइसोट्रोपी क्या होता है, देखो एक आपके, देखो ये होती है एक्स वाई एक्स सरफेस, ये होती है वाई, और एक ऊपर की तरफ जिसको दिखाने के लिए इधर दिखाता हूं, ये जेड एक्सेस, ये 3D है। जैसे ये एक क्यूब बना रहा हूं मैं बार बार, तो ये 3D है क्योंकि इसका एक्स भी है, वाई भी है, और ये ऐसा जेड भी है, ठीक है। अगर मैं ऐसा बनाता तो इसका केवल एक्स था, वाई था, ये है एक्स वाई जेड, तो 3D है। एक गोला जो रहता है, बॉल रहता है फुटबॉल वाली, वो भी 3D रहती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आइसोट्रोपी क्या होता है, आइसोट्रोपी क्या है, अगर तीनों मान लो ये एक्सेस है एक्स वाई जेड, तो अगर तीनों साइड में मटेरियल जो है सेम प्रॉपर्टी रखता है, ये जो मटेरियल है उसका सेम प्रॉपर्टी है, तो आइसोट्रोपिक मटेरियल में क्या था, सेम प्रॉपर्टी इन द थ्री एक्सेस वेयर द, और एनिस्ट्रोपी में क्या होता है, एनिस्ट्रोपी में क्या होता है कि हैज द डिफरेंट, मतलब कि यहाँ पे कुछ ज्यादा मटेरियल होगा, यहाँ कम होगा, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी इधर कुछ ज्यादा हो गई, इधर कुछ कम हो गई, तो ऐसे में इन उसको बोलते हैं एनिस्ट्रोपी, मतलब कि तीनों दिशाओं में समान प्रॉपर्टी नहीं हो तो एनिस्ट्रोपी, ए लगा मतलब एनिस्ट्रोपी, समान नहीं है। आइसोट्रोपी मतलब सभी जगह समान है, सेम है, इक्वल है। तो आप देखो कोई भी रोक होती है ना, वो हमेशा तीनों दिशाओं में सेम रह ही नहीं सकती, इसलिए उसको हमेशा जो रोक होती है ना, उसको हम बोलते हैं एनिस्ट्रोपी, एनोस्ट्रोपी, ठीक है। क्योंकि नहीं रह सकती, ये आइडियल सिचुएशन में नहीं रह पाती कि तीनों दिशाओं में सेम रहे, कभी ना कभी किसी ने एक दिशा में पर्टिकुलर में थोड़ी तो वीक रहेगी, ठीक है। और ऐसी प्रॉपर्टियां कौन कौन सी हो सकती है, थोड़ा वो भी देख लें क्या। देखो जो आइसोट्रोपिक देख लेते हैं, कि अगर मान लो जैसे मैं बता रहे हैं ना, तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई जेड में, तो अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर समान मात्रा में इधर जो पार हो रही है वही इधर पार होगी, इधर पार होगी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वो भी तीनों दिशाओं में सेम रहेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी की सारी तीनों दिशाओं में अगर सही रहे, सेम रहे, तो उस वो भी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो व्हेन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एटसेट्रा आर द सेम इन द ऑल डायरेक्शन, देन इट कॉल्ड द आइसोट्रोपिक मटेरियल। समझे, तो आइसोट्रोपिक मटेरियल समझे होंगे और एनिसोट्रोपिक मटेरियल समझे होंगे, ठीक है। ये देखो एक और एग्जांपल, जो आइसोट्रोपिक, ये ग्लास में जो वाटर है, अगर मान लो मैं इस जगह कोई एक्स ये पॉइंट ले लूं, तो इधर इधर और इधर तीनों साइड में प्रॉपर्टी सेम है, कि प्लास्टिक भी लगभग सेम ही आइसोट्रोपिक टाइप ही होता है, ये वाटर की बोल है, इसमें भी एयर भरा हुआ, तो तीनों दिशा में लगभग सेम ही होता है। अब ये जो एनिस्ट्रोपिक में क्या हो गया, ये हो गया लकड़ी हो गया, मतलब वुड हो गया, ठीक है, आइस क्यूब हो गया, पिघलता रहता है, वो एक साइड से किसी से ज्यादा पिघल रहा है। तो ये थोड़ा बहुत एग्जाम्पल है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए ना, फिर थोड़ा और आगे चलते हैं। अच्छा, प्लीज रिकॉर्डिंग रिगार्डिंग आरक्यूडी, मेघवाल जी क्लास में ऐसे सब अलाउ नहीं कर पाएंगे, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पे मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, वहां पे बता देंगे, डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्ट्रेस,
स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है कोई भी, जैसे मान लो आप कहीं पे भी, जैसे मान लो ये एक वृत्त है, यहाँ पे अगर फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे पूरे पे फोर्स लगा रहे हो, तो ये फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, मतलब कि डिफाइंड लोड, कितना लोड अप्लाई कर रहे हैं, और मटेरियल पर यूनिट एरिया कितना है, जितना एरिया पे आप लगा रहे हो वो एरिया कितना है, उसी के जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अब देखो फोर्स भी दो प्रकार का होता है। देखो एक होता है टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स मतलब आपने जैसे ये रोड लिया, उसको इधर खींच रहे, इसको इधर खींच रहे, तो दोनों तरफ खिंचाव हो रहा है, तो इसको बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। ठीक है, अगर ये आपका बार है, इसमें इधर धक्का दे रहे, इधर धक्का दे रहे, दोनों तरफ अगर सिकुड़न है, तो उसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अर्थ में भी बहुत सारे मूवमेंट चलते हैं, क्रस्ट में कुछ इधर आ रहा होता है, किसी को जा रहा होता है, तो वहां पे टेंसाइल और कंप्रेसिव और शियर स्ट्रेस ऐसे चलते रहते हैं। ये ज्योग्राफी में पढ़ोगे, कभी पढ़ना होगा, थोड़ा इंटरेस्ट होगा तो। ठीक है, तो स्ट्रेस समझ में आ गया, फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। आ जाते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है कि अगर मान लो ये जैसे मान लो ये इधर एक और बनाता है, एक ये रस्सी है, ठीक है, ये रस्सी है, इस पे अगर आपने फोर्स लगाया, तो अभी रस्सी ये है, और अगर मान लो फोर्स लगाने के बाद में ये रस्सी बढ़ के ऐसी हो गई, तो ये जो लेंथ में बढ़ोतरी हुई ना, तो ये अब पहले, अब L2 है, पहले कितनी थी L1, तो ये जो डिफरेंस है डेल्टा एल, वो क्या गया L2 माइनस L1। ठीक है, तो डेल्टा एल मतलब कितना चेंज आया, उसको पहले जो आइडल सिचुएशन में जो लेंथ है, एक्चुअल जो लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ जो है, उसे डिवाइड करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। तो चेंज इन द लेंथ टू द सैंपल ड्यू टू द अप्लाइड लोड टू ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज स्ट्रेन। ठीक है, ये चीज समझ में आया? तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों पता होना चाहिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या था? एफ बाई ए, स्ट्रेन क्या था? डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये यहां पे भी वही समझाने का कोशिश किया गया है। अच्छा, स्ट्रेन एनर्जी होती है। स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? जैसे स्प्रिंग है, आपने स्प्रिंग को धक्का मारा, ये सिकुड़ेगी, अब इतनी सी रह गई, तो जब ये सिकुड़ के इतनी हुई, तो इसमें क्या होगा, कुछ एनर्जी स्टोर हो रही होगी। ठीक है, वेन द इलास्टिक बॉडी, कोई भी इलास्टिक बॉडी, मान लो आपने रबड़ ले लिया, तो वो भी अगर आप खींचोगे तो वापस छोड़ोगे तो वो अपनी नेचुरल पोजीशन पे आना चाहेगा। तो जब कोई भी इलास्टिक बॉडी है, उस पर अगर फोर्स लगाओगे तो वो डिफॉर्म होगा, और वो वापस अपनी बॉडी एज दे डिफॉर्म इट इन अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्व एनर्जी हमेशा कंजर्व रहना चाहती है, तो उसमें क्या होगा कि आप जब भी फोर्स लगाओगे तो वो स्टोरेज एनर्जी, एनर्जी स्टोर होगी, तो वो कितनी स्टोर होगी, उसका एक फॉर्मूला है, क्या होगी, एनर्जी स्टोर इक्वल टू क्या होगी, हाफ कितना, पी डेल्टा एल, हाफ पी डेल्टा एल, हाफ पी डेल्टा एल, हाफ पी डेल्टा एल। इसको ना यू से परिभाषित कर रहे हैं, यू, यू स्ट्रेन एनर्जी को यू से परिभाषित कर रहे हैं, हाफ पी डेल्टा एल, हाफ पी डेल्टा एल, हाफ पी डेल्टा एल। अब इसमें तो कुछ नहीं है, इन्होंने डेल्टा एल निकालना चाहा तो इसको उधर भेज दिया, टू यू हो गया बाई
पी। नहीं यार, ये कुछ और है, रुको। ये ई नहीं है, ये ई है, छोटा वाला ई। अच्छा, देखो दो फॉर्मूले है, ये वाला फॉर्मूला भी बताता हूँ, रुको एक सेकंड। क्या हो गया? देखो, एनर्जी स्टोरेज तो आप निकाल लो, क्या हो गया, हाफ पी डेल्टा एल। ठीक है। एक होता है रेशियो, जो आपका ये रेशियो क्या होगा, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या था, कितना फोर्स लगाया, कितना एरिया है, पी बाई ए। यहाँ पे पी से डिफाइंड कर दिया फोर्स को, ठीक है, या लोड को। स्ट्रेन क्या था, स्ट्रेन क्या बताया कि ये कितना चेंज आया, मान लो डेल्टा एल आया चेंज, तो डेल्टा एल बाई एल। तो अब इसको लिखोगे कैसे, पी बाई ए एल बाई डेल्टा एल। ठीक है। अब ये वाला डिवाइड कर दो इधर, उधर वाला डेल्टा एल लेके जाओ, तो डेल्टा एल बराबर क्या हो गया, पी एल बाई ए ई। इलास्टिसिटी को इस तरह से परिभाषित करते हैं, ये इलास्टिसिटी है, ई इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसको भी याद रखिएगा। एक तो डेल पी एल बाई ए ई, ये हो गया डेल्टा एल, और एक हो गया आपका स्ट्रेन एनर्जी, हाफ पी डेल्टा एल। अब दोनों से मिला के एक फॉर्मूला निकलता है। ये देखो, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये मेरे को थोड़ा पहले बताना था। इलास्टिसिटी क्या होती है पहले बता दिया, तो अब ठीक है। तभी भी क्या होगा कि इलास्टिसिटी जब भी निकालोगे ना, इलास्टिसिटी पहले होता क्या वो समझो, कि कोई भी रेट ऑफ चेंज इन द स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन में जो चेंज होता है, तो स्ट्रेन में चेंज मतलब, पहले तो स्ट्रेन समझ में आना चाहिए। स्ट्रेन क्या था, कितना लेंथ में चेंज आया, तो डेल्टा एल बाई एल में कितना चेंज आया, यानी कि स्ट्रेन में कितना चेंज आया एज कंपेयर टू स्ट्रेस, उन दोनों के रेशियो को ही हम बोलते हैं इलास्टिक। ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो बताती है कि अगर कोई फोर्स लिया लगाया आपने, और वो अगर डिफॉर्म हुआ, तो वापस अपने ओरिजिनल चीज में, शेप में जाना चाहता है। ठीक है, तो ये यही बता रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू रिकवर द डिफॉर्मेशन इज नोन एज इलास्टिसिटी। विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, कोल्ड हुक्स लॉ। कह रहा है कि अगर मान लो आपकी वो जो लिमिट है ना, इलास्टिसिटी कुछ लिमिट होगी, उसके ऊपर गया तो ये पूरा डिफॉर्म हो जाएगा। बट एक लिमिट होगी जहां से अगर आप उतना फोर्स नहीं लगाते हो, तो वो वापस अपनी नेचुरल पोजीशन में आ जाती है। तो अगर विद इन द इलास्टिक लिमिट होता है, तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। कह रहा है कि अगर वो लिमिट के अंदर ही होता है, तो स्ट्रेस जो होता है वो प्रोपोर्शन होता है स्ट्रेन के। इस इस चीज को कौन सा लॉ बताता है, वो बोलता है हुक्स लॉ। तो ये छोटे छोटे लॉ है, वो याद रखिएगा, हुक्स लॉ, डार्की लॉ है ना, यहाँ पे कहीं आया था डार्की लॉ, ये वाला डार्सी लॉ, डार्सी लॉ, डार्की लॉ, कैसे याद रखो, बट याद रखो। ठीक है, ये इलास्टिक हो गया, मतलब ये हुक्स लॉ हो गया, डार्की हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए ना। एक होता है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है,
जैसे मान लो आपने कोई भी ये कोई बार लिया, ठीक है, इस पे कोई फोर्स लगाया आपने, तो इसमें क्या हुआ, हाइट भी चेंज हुई और थोड़ा मोटाई भी बढ़ा, है ना। पहले इस तरह से कुछ चेंज आया, मान लो, तो जितना, देखो ये डायग्राम थोड़ा अच्छे से दिखा रखा है, तो जो डिफॉर्म हुआ ना, पहले ओरिजिनली कैसे कैसे कैसे, अब इसमें क्या होगा, ये जो देखो ये वाला एल में चेंज हुआ, ये भी एल में चेंज हुआ, तो मान लो पहले जो एल था, अब ये हो गया एल प्लस डेल्टा एल, और ये इधर जो चेंज हुआ वो हो गया डी प्लस डेल्टा डी, ठीक है। तो जो चेंजेस किया था, इधर डेल्टा डी है, इधर डेल्टा एल है, ठीक है। ये डी क्यू ले रखा है, मान लो ये सिलेंडर है और उसका डायमीटर ले रखा है, या मान लो ये रोड ही है, कुछ ही मान लो। तो अगर मान लो इसमें दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, पॉइजन्स लो। पॉइजन्स में क्या होता है, एक होता है लेटरल स्ट्रेन, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। लेटरल बाई लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल लेटरल बाई लॉन्गिट्यूडनल। लेटरल क्या होगा, जो लेटा हुआ है, लेटा हुआ, लेटा हुआ कौन है, डी लेटा हुआ है, तो लेटा हुआ वाला लेंगे। लेटा वाला कौन है, डी, तो डेल्टा डी बाई डी। और लॉन्गिट्यूडनल लंबा कौन है, डेल्टा एल बाई एल। इन दोनों का जो रेशियो आएगा उसको पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। कौन सा रेशियो बोलते हैं, पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। तो अभी तक हमने कितने कितने क्या क्या पढ़े, तो पॉइजन्स रेशियो हो गया। उससे पहले हमने इलास्टिसिटी पढ़ा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या था, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। उससे पहले हमने स्ट्रेन एनर्जी पढ़ा, वो क्या थी, हाफ पी डेल्टा एल, हाफ पी डेल्टा एल। उससे पहले हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या था, फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। स्ट्रेन क्या था, डेल्टा एल बाई एल। फिर उससे पहले हमने एनिस्ट्रोपी पढ़ा, आइसोट्रोपी पढ़ा। आइसोट्रोपी क्या है, एनिस्ट्रोपी क्या है। आइसोट्रोपी है कि सभी दिशाओं में अगर प्रॉपर्टी सेम रहती है तो उसको आइसोट्रोपी बोलते हैं। वो परमेबिलिटी क्या है, एक पानी को पास करने वाली एबिलिटी, उसको परमेबिलिटी बोलते हैं, के आई ए, डार्सी लो। डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है, कितना वो भरा हुआ है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी होती है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। ड्राई डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, सैचुरेटेड डेंसिटी होती है, तीन प्रकार की डेंसिटी होती है। पोरोसिटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल। वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। यूनिट वोट क्या होता है, वेट, वेट बाई वॉल्यूम। आरक्यूडी क्या होता है, जो भी कोर है 10 सेंटीमीटर से बड़ी है वही लेंगे, डिवाइड बाय टोटल डायरेक्ट। और जियोफिजिकल, जियोफिजिकल में क्या था, सिस्मिक, इलेक्ट्रिकल, ग्रेविटी, तीन था, ठीक है। कोई डाउट आज की क्लास में नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे कल देखते हैं। अच्छा रजमान जी, आइसोट्रोपी एनोस्ट्रोपी नहीं समझ में आया, ऐसा ठीक है, एक बार वो बता देते हैं, उसके बाद ये क्लास क्लोज कर देंगे, ठीक है। वापस बताते हैं, आइसोट्रोपी एनोस्ट्रोपी। देखो आइसोट्रोपी क्या होता है,
देखो कभी भी आपका रूम दिख रहा है आपको, रूम में आपका एक कमरा है मान लो, है ना, आप बिल्कुल सेंटर में हो, तो एक एक्स होगा, एक वाई होगा, एक जेड होगा, है ना, तीनों दिशाओं में कहीं पे भी जा सकते हो आप। तो अगर किसी भी मटेरियल है, मान लो ये रॉक का एक आपने क्यूब लिया है ना, क्यूब क्यूब लिया है, अगर उसके तीनों साइड में कोई भी पॉइंट से जाते हैं, प्रॉपर्टी सेम ही आती है। प्रॉपर्टी सेम मतलब जो यहाँ खोदने पे जो मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह एक जैसा ही है, कहीं से काटो कहीं से पकड़ो, यहाँ पॉइंट पे जो भी प्रॉपर्टी होगी वो यहाँ पे है, किधर ही जाओ, यहाँ एक्स में हो, वाई में हो, जेड में हो, कहीं किधर ही जाओ, अगर प्रॉपर्टी सेम आ रही है, प्रॉपर्टी मतलब उसमें लाइटिंग वही पास हो रही है, उसकी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक जो भी अलग प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो अगर सेम है तो उसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक। क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपिक। आइसो, 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 आइसो की ये तीनों साइड में सेम रहता है। आइसो मैंने देखा कि वो तीनों साइड में सेम रहता है, जो आदमी विचलित नहीं होता है, सभी चीजों में बढ़िया से बात करता है, चित करता है, वैसा वाला मटेरियल है, कि ट्रस्ट वर्दी, कि सब जगह आइडल सिचुएशन है, कि सब जैसे एक जैसा, एक प्रॉपर्टी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको बोलते हैं आइसोट्रोपी। ठीक है, आइसोट्रोपी याद रखो, एनिसोट्रोपी उसका उल्टा होता है। ठीक है, आइसोट्रोपी क्या होता है, सभी दिशाओं में अगर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है तो उसको आइसोट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्लास यहीं खत्म करते हैं।